कहाँ तक पढ़े थे कल? कानून बनाने की प्रक्रिया पढ़ लिए थे। अच्छा, कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे? संविधान के स्रोत कहाँ के पढ़ रहे थे? ब्रिटेन के पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें लगभग हमने सारे कर लिए थे जो भी थे। जो छूटे हैं वो हम जब संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ लेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब देख लेंगे अमेरिका से क्या क्या मिला है ना। अभी ब्रिटेन वाले में हमने एक छोड़ दिया था विधि का शासन, वो भी इस वाले में लेकर के उसको देख लेंगे, है ना। ये याचिका, रीट याचिका, सब कुछ संविधान पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया है, आपको क्या लगता है? किसी को पहले से कुछ पता है अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? हाँ, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है। मूल अधिकार उन्होंने कहा कि लिया है। क्या लिया है? मूल अधिकार लिया है ना। अधिकार की बातें कौन करता है? यहाँ पे अगर पूछें तुम लोगों में से अधिकार की बातें कौन करेगा? सीधा साधा बच्चा होगा, दुबला पतला सा, तो आराम से आकर के बैठ जाएगा, है ना। तगड़े तंदुरुस्त होंगे तुम जैसे लोग तो आकर के यहाँ पे क्या विद्रोह कर देंगे। सर जी पंखा नहीं चलेगा तो हम बैठेंगे नहीं, ये हमारा अधिकार है कि यहाँ पंखा चलना चाहिए, है ना। ऐसे करोगे नहीं करोगे? तो अधिकारों की बातें कौन करता है? क्या नहीं ऐसे कह सकते हो ना कि ये कह दो कि सर फीस तो देते ही हैं तो पंखा चलाओ नहीं तो हम बैठेंगे नहीं, ऐसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। ये मेरा अधिकार है, मैं फीस देते हैं तो पंखा चलना चाहिए, है ना। ये बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं बैठेंगे हम लकड़ियों की बेंच पे, है ना। गद्दी वाली डलवाओ यहाँ पे, है ना, सोफा डलवाओ यहाँ पे, तो ऐसे कह सकते हो। पर जो सीधा साधा बच्चा होगा क्या वो कहेगा ऐसे? वो आराम से बैठ जाएगा, कहेगा चलो इस लकड़ी पे भी काम चला लेंगे, है ना। पर जो थोड़ा पावरफुल होगा, जिसमें थोड़ी पावर होगी, वो क्या करेगा? वही ये करेगा सारी चीज़ें, है ना। तो वही अधिकारों की बातें वही करेगा जिसके अंदर थोड़ी पहले से ही पोटेंशियल कुछ होगी, कुछ पावर पहले से होगी, वही करेगा अधिकारों की बातें। सीधा साधा आदमी कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो ऐसे ही तुम इसको याद रख लेना कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का छोड़ दें तो धरती पे तो मान ही लें, सारे उत्पाद का जड़ कौन है? अमेरिका है। दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, कुछ भी युद्ध हो रहा हो, है ना, कोई दो सेनाएं आपस में लड़ रही हो तो उसका पीछे सीधा सीधा इससे मतलब रहता है, अमेरिका से रहता है। हम और पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं, उसका सीधा सीधा कनेक्शन कहाँ से है? अमेरिका से। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ने, है ना। चीन अभी इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की, सब कब्जा करने की क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि अमेरिका एक दिन उसको दबा देगा, तो पहले से इतना ज़्यादा पावरफुल बना बैठा है ना, और ज़्यादा बनने की कोशिश करता है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसकी मेन जड़ कौन है? अमेरिका, है ना। ना वो नाटो का सदस्य बनना, वो नाटो बनाता, ना यूक्रेन नाटो में जाता, और ना ये लफड़ा हो जाता, है ना। सीरिया में इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है, ईरान में हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में चल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन क्यों चल रहा है पता है किसी को? इसने इजराइल का सपोर्ट किया अमेरिका ने, उधर फिलिस्तीन वाले लड़ गए, है ना, कि कौन हमारी ज़मीन ले जा सकता है। उसने कहा हम ले जा सकते हैं, समेट दिया पूरा। अभी इतने बचे हैं फिलिस्तीन वाले, इतने तो बचे हैं। तो दुनिया में कहीं भी गन अगर चलेगी तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन किससे निकलेगा? अमेरिका से निकलेगा, है ना। सारी फसाद की जड़ कौन है? अमेरिका है, ठीक है ना। तो जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी फसाद वही करेगा जिसके पास पावर होगी, है ना। कम पावर वाला आदमी करेगा लड़ाई? नहीं करेगा। तो अमेरिका के पास वास्तव में पावर ज़्यादा है ना। इस समय विश्व की शक्ति वो माना जाता है ना, विश्व शक्ति है वो। तो अमेरिका ही करता है सारी चीज़ें। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, अधिकारों की बातें वही करेगा। हाँ, हाँ, वो तुम मान सकते हो कि वहाँ के प्रशासन में भी ज़्यादातर कौन है? भारतीय है ना, भारतीय मूल के हैं। पर वो भारतीय नहीं कह सकते तुमने, उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है, पर वो भारतीय मूल के हैं, पहले यहाँ रहते थे, कभी उनके पूर्वज कोई रहता था ऐसे। तो मूल अधिकारों की बात कौन करेगा? मूल अधिकार या किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात कौन करेगा? जो ज़्यादा पावर में होगा, और ज़्यादा पावर में कौन है? अमेरिका है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, ये तुमको यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे तुम केवल इतना जान लो कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये तुमको जब अनुच्छेद 63 पढ़ाएंगे, 63 से लेकर के 73 तक उपराष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन किया गया है। तो तुमको वहाँ पे हम बता देंगे कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है क्या है? क्या है? प्रस्तावना। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना का एक कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी अमेरिका से ही लिया है ना। अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रस्तावना वाला कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ से हमने भी ले लिया कि हमारे में भी प्रस्तावना होनी चाहिए, है ना। अगला क्या लिया हमने? हमने पढ़ा था एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? अरे अरे सबके सब गायब कर दिए। एकल नागरिकता देख लिए थे, अब क्या देखेंगे हम लोग? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या देखेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि ये कहता है कि न्यायपालिका किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, कि कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, न्यायपालिका पे उसका जोर दबाव नहीं रहता है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र रहती है। ये कौन कहता है? अमेरिका। तो हमने भी उससे ले लिया कि ये वाली तो अच्छी कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम भी अपने में रखेंगे। तो न्यायपालिका वाला कहाँ से लिया हमने? ये हमने अमेरिका से ले लिया। अगला, जैसा अभी ये कह रही थी कि हमने न्यायिक पुनरीक्षण लिया है ना? क्या लिया है? न्यायिक पुनरीक्षण। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा कठिन वाली, क्लिष्ट वाली हिंदी है। न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन। कोई लोग बताओ इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन का सिद्धांत हमने लिया है। कहाँ से लिया है? ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया। इसका मतलब क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन। कितना कठिन कठिन समझ में आता है? नहीं आता। देखो, न्यायिक तो समझ में आ रहा होगा, कुछ जुडिशियल से रिलेटेड बातें हो रही हैं। पुनरीक्षण मतलब क्या? किसी का निरीक्षण किया जा रहा होगा। पुनर्विलोकन मतलब जिस पे दोबारा से बात की जा रही होगी। तो ऐसा कुछ है जिसमें न्यायिक में जिसमें दोबारा से बात की जा रही है, उसके बारे में कुछ निरीक्षण किया जा रहा है, उसी के आसपास का कुछ होगा, है ना? क्या होगा इसमें? अगर कोई ऐसा कोई कानून बन जाता है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है, तो न्यायपालिका के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो उस पर विचार कर सके, है ना? तो ये वाला सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया? ये वाला भी हमने अमेरिका से लिया। छठा कॉन्सेप्ट हमने कौन सा लिया है? हाई कोर्ट जानते हो, है ना? सुप्रीम कोर्ट भी जानते हो, है ना? इनके न्यायाधीश होते हैं, होते नहीं होते हैं? न्यायाधीश होते नहीं होते हैं? इनके न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा? इनको जो हटाया जाएगा इनके पद से, उसके पीछे का बहुत कॉन्सेप्ट है ना? उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से ये लोग हटेंगे, इनके पद से हटाया जाने का जो प्रोसेस होगा, वो वाला प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया। अच्छा, राष्ट्रपति की बात करें तो अपने यहाँ राष्ट्रपति की उतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं, फिलहाल वो संवैधानिक सबसे बड़ा पद है ना? पर ज़्यादा पावर उसके पास नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है ना? तो मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति इतनी ज़्यादा पावर पा गया और उसका दुरुपयोग करने लगा, तो उसको भी तो हटाना चाहिए। तो उसको भी हटाने का प्रोसेस कहाँ पे होगा? बोलो। हाँ, इसको कहते हैं, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसको कहेंगे महाभियोग, है ना? क्या कहेंगे? महाभियोग, है ना? अच्छा, तुमने कहीं कहीं पे देखा होगा इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने को भी महाभियोग कहीं पे कह देते हैं, पर वो महाभियोग नहीं होता है ना? उनका हटाने जाने का प्रोसेस अलग है और ये लगभग सेम है, इसलिए उसमें भी महाभियोग कह देते हैं। पर महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता है। तो ये समझ में आ रही? तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। एक कॉन्सेप्ट और है, कौन सा? यथोचित विधि प्रक्रिया। ये क्या होता है? यथोचित विधि प्रक्रिया, इसमें क्या है? जो उचित हो। यथोचित मतलब क्या? जो उचित हो, ऐसी कोई विधि की प्रक्रिया होनी। विधि मतलब क्या? कानून बनाने की ऐसी प्रक्रिया जो उचित हो, है ना? वो वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई होगी? ये भी अमेरिका से ली गई होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो अमेरिका से लिए गए हैं। तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। प्रस्तावना तो आ ही जाएगा कि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। मूल अधिकार तो तुम भूलोगे नहीं, ऐसे बता दिया था तो याद हो जाना चाहिए अब तो, है ना? तो मूल अधिकार याद रहेगा। इंपॉर्टेंट यही है, एक प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। स्वतंत्रता की बातें भी वही करेगा, है ना? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो शोषण करना भी चाहेगा जनता का, है ना? तो वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि वो शोषण ना कर सके। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना जरूरी रहेगा, है ना? और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये इतने सारे हैं जो कुछ मेन है इनमें से, है ना? जो हमने अमेरिका से लिए हैं। ये याद हो जाएंगे? सारे हो जाएंगे। ये सारे छाप लो, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं एक एक पे, ठीक है? तो देखो, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने अमेरिका से ले रखी है ना? उनमें से एक सबसे पहले हमने क्या लिखाया था? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार यहाँ पे पढ़ेंगे। मूल अधिकार जो हम भाग 3 पढ़ेंगे, संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे, है ना? 12 से लेकर के 35 तक सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे। मूल अधिकार वहाँ खत्म हो जाएगा भाग 3, है ना? डिटेल में उस पर चर्चा भी कर लेंगे। तो यहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उसका, है ना? उपराष्ट्रपति का पद है
तो वो अनुच्छेद 63 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अनुच्छेद 63 में बताया गया उपराष्ट्रपति, 63 से लेकर के 73 तक जो पढ़ाएंगे तो वहाँ उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा, तो उसको अलग से पढ़ाने की कुछ जरूरत है नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बता देते हैं पहले से, है ना। वैसे बताने को तो केवल इतना ही था कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, सीधे सीधे बता के निकल जाते, खत्म कर देते। पर मेरा मानना था कि कुछ उसमें समझाते भी चले तो दोबारा से जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुमको चीज़ें कुछ पहले से पता होंगी, इसलिए तुमको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कुछ। जैसे प्रस्तावना की बात आएगी तो प्रस्तावना में सीधे सीधे लिखा होगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा बताते चले जाएंगे। तो उसमें प्रस्तावना में ये लिखा है तो उसमें बता देंगे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ शब्द बाद में जोड़े गए हैं, कौन कौन से शब्द हैं, कितनी बार किस चीज़ का प्रयोग किया गया। जैसे पूछ दिया था क्वेश्चन कि भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में, है ना। तो कितनी बार हुआ, किसी को पता है भारत शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है? हाँ, 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 बार आया। तो 2 ही बार भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया जाता है? 2 बार। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो उसमें से उससे रिलेट करते होंगे। तो प्रस्तावना सबसे पहले लिखा है संविधान में हमारे पहले पेज पे, तो जैसे ही संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हम क्या पढ़ लेते हैं जो कुछ लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है? जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, है ना। एक कॉन्सेप्ट क्या था न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको देख लेते हैं। ये बताओ कैसे लगता है तुमको न्यायपालिका तुम्हारी स्वतंत्र है क्या? तुमको लगता है तुम्हारी न्यायपालिका स्वतंत्र है? हाँ? किसको किसको लगता है कि स्वतंत्र है और किसको लगता है नहीं स्वतंत्र है? नहीं स्वतंत्र है। किसके अधीन है बताओ भाई? अगर स्वतंत्र नहीं तो किसके अधीन है बताओ? सन्नाटा मत रखा करो, ऐसा लगा करे कि क्लास वो वाली मत बना दिया करो, हाई स्कूल मैट्रिक्स वाली तुम्हारी क्लास होती है, एक टीचर ही केवल बोलेंगे बच्चे आराम से सुनेंगे, वो वाला माहौल मत बनाया करो, है ना। ऐसा रखा करो कि यहाँ पे जैसे चर्चा हो रही है, ऐसा माहौल बना के रखा करो। बताओ कैसे लगता है तुम लोगों को? कुछ अपना देखा तो है तुम्हारे आसपास की चीज़ें सारी जो भी पॉलिटी में पढ़ रहे सब कुछ तुम्हारे आसपास का ही है। रोज दिनचर्या में देखते हो कि कभी न्यूज़ पे, कभी अखबारों में, कभी कहीं आसपास, कभी ये चर्चा में, कभी वो चर्चा में। तुम्हें पता है ना जितना उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स होती है पूरे हिंदुस्तान में उतनी कहीं नहीं होती है ना। उत्तर प्रदेश में एक चाय की दुकान वाला भी जितना पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखता है पूरे हिंदुस्तान में दूसरे कहीं किसी राज्य में चले जाओगे उतनी जानकारी किसी को नहीं है। और तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुमसे हम पूछ रहे हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है और तुम इस पर कुछ अपना राय नहीं देना चाह रहे। एक ने बताया कि वो कह रहा कि ये अधीन है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, नहीं है। कैसे? वो कॉन्सेप्ट दो कुछ, हाँ कुछ चर्चा हो जाए, वो चाय की टपरी की दुकान पर शासन के अधीन है। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? अच्छा, तुमको लगता है कोई भी फैसला ऐसा है जो जनता के पक्ष में नहीं होता है ना? तुम जनहित फैसलों की बात कर रहे हो, है ना, पर्सनल वालों की नहीं है ना। तो जनहित फैसलों में तुमको लगता है कि उसमें सरकार का दबाव रहता है और सरकार अपने पक्ष में करवा लेती फैसला। ऐसा अगर होता तो कृषि कानून कैसे खत्म हो जाता? अगर ऐसा होता तो कृषि कानून वापस होता था। उस पर बयान आया था सुप्रीम कोर्ट का, है ना। देखो इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो, पर प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे संविधान में ऐसा कह दिया गया है कि वो स्वतंत्र है ना। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होगा। अब दबाव कैसे नहीं है वो देख लो तुम। हमने तुमको गोला बनाना सिखाया था, गोला बनाना आता है सबको, तो आप गोला सब लोग बना लेना ऐसे। कितने गोला बनाओगे बताओ? 3 बना लो, क्या दिक्कत है? नहीं बनाओगे? 3 बना लेना। ये 3 गोला समझ में आ रहे हैं? इसी से तुमको आधी पॉलिटी तुमको 3 गोले बता देंगे। आधी पॉलिटी का कॉन्सेप्ट तुमको 3 गोलों से समझ में आ जाएगा अगर ये गोले तुमने ध्यान से समझ लिए। ये वाला गोला कौन सा है? ये वाला गोला है कार्यपालिका। भूल गए सब? तो बोलो, ये कार्यपालिका हो गया, ये वाला विधायिका हो गया। हमने शासन के अंग पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? शासन के अंग में हमने बताया था। अब बचा कौन? ये न्यायपालिका, है ना। अब इसमें देखो, कार्यपालिका विधायिका से बनी है, तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? कार्यपालिका तुम्हारी उत्तरदायी होगी विधायिका के प्रति, होगी नहीं होगी? ये सारी चीजें बता चुके हैं हम शासन के अंग जो पढ़ा रहे थे। पर न्यायपालिका टोटली अलग बनाई हमने, मतलब इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो शासन के अंग 2 अंग हो गए, ये वैसे 3 है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पर ये 2 अलग अलग है। विधायिका अलग है। क्या तुमको लगता है कि कोई विधायक होता है जो जज बनता है? कोई विधायक कोई निर्णय सुनाता हो? कोई सांसद, MP, MLA, MLC नहीं होता ना।
तो इसमें जज होता है तो वो अलग से टोटल आता है, उसके लिए अलग एग्जाम होता है, अलग पूरा प्रोसेस है। उस पर कोई भी इसके वालों का दबाव नहीं होता है, कोई भी उससे विधायिका से कार्यपालिका से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो तो अलग होते हैं ना टोटल। इस पे इसको कहा जाता है, ये पूर्ण रूप से क्या है, जो न्यायपालिका है तुम्हारे विधायिका से टोटली स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है ना। इस पर विधायिका का या कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई भी जोर दबाव नहीं रहता है। देख लो, जैसे अगर न्यायपालिका की बात करें ऐसे, ठीक है ना, तो न्यायपालिका को कहते हैं तुम्हारे मूल अधिकारों का संरक्षक। क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षक। अब कैसे तुम्हारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है? संरक्षक मतलब क्या? जो रक्षा करता हो। तुम्हारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। जैसे तुम्हारा जितने भी तुमको मूल अधिकार दिए गए हैं, थोड़े बहुत बताए हैं, उनमें से अगर तुमको पता हो तो तुम अपने मूल अधिकारों की, अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का शोषण हो रहा है तो तुम कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। अनुच्छेद 32 कहता है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा बता रखे ना। तो वो कहते हैं कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। मतलब अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का अगर शोषण हो रहा है, कोई भी सरकार, मान लेते मोदी जी ने बना ली बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत पा लिया, अब क्या करें? मूल अधिकार खत्म कर देते हैं, है ना, शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। कह देते हैं कि तुम्हारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुम्हारी कुछ भी तुम बोल सकते हो सरकार के खिलाफ। तुम क्या कह देते हो? जनता को अगर देखें तो आज के समय में जनता क्या करती है? जनता गाली देती सरकार को, देती नहीं देते? जनता सरकार के लिए क्या कहती है? कोई बताओ संबोधन वाले अच्छे अच्छे शब्द बताओ। कोई संबोधन नहीं बताएंगे? हाँ, बेकार है। ये इतने सम्मानित ना तो कुछ अच्छे से दो जिसमें लगे कि हाँ ये ठीक है संबोधन है। इसमें सरकार कैसे कहते हो? सरकार निकम्मी है ना। सरकार कैसी है? निकम्मी है। सरकार चोर है ना। क्या बता रहे हैं? ये क्या होता है ना। सरकार निकम्मी, चोर कह देते हैं, है ना। कहते हैं सरकार भ्रष्ट है। मोदी जी क्या है? भ्रष्ट हैं। सीधे कह देते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, है ना। क्या सबने लगभग क्या होगा? फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे हर दूसरा आदमी यही चिल्ला रहा होता है, सरकार चोर है, निकम्मी है ना। कहते नहीं कहते हैं? अखिलेश यादव की सरकार थी, उनको तो सीधे रोटी चोर कह दिया गया था, है ना। वो भी तो सरकार ही थे उत्तर प्रदेश की, है ना। तो सरकार के खिलाफ भी जनता बोल देती है, आलोचना सीधे सरकार की करती है। वो तुमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, तभी तो तुम कर पा रहे हो। ये तुम्हारा मूल अधिकार है कि तुम अपनी बात रख सकते हो, भले वो डायरेक्ट तुम सरकार की ही आलोचना क्यों ना कर रहे हो, है ना। फिर भी क्या कोई ऐसा होता है कि किसी ने शाम को कह दिया हो कि सरकार निकम चोर है, सरकार भ्रष्ट है मोदी जी, और सवेरे उसको उठा लिया गया हो? ऐसा नहीं होता है ना। फेसबुक पे हर दूसरा आदमी यही कहता है। ऐसे हो तो जेलें भर गई होती अब तक, है ना। पूरा स्टॉक फुल हो गया होता है, हाउस फुल चल रहा होता है अभी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मूल अधिकारों के संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा करता है, न्यायपालिका तुम्हारी करती है ना। अगर ऐसा कर दे, सरकार कर दे कि तुमको उठवा लेंगे, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तो तुम्हारे सपोर्ट में कौन आएगा? न्यायपालिका तुम्हारे सपोर्ट में आएगी। इस वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। तुमने देखा होगा योगी जी तो उठवा लेते हैं, है ना। किसी के अंदर सवाल ही नहीं आया, योगी जी तो उठवा लेते हैं। देखो योगी जी कैसे उठवा लेते हैं? वो कह देते हैं कि इसने हिंसक कोई विवादित बयान दिया है जिससे समाज में असंतोष फैल सकता था, इस कारण से, उस विवाद के कारण से हमने इसको उठा लिया है ना। ये नहीं कहते इसने मेरी बेइज्जती की है, इस कारण से इसको उठा लेते हैं। वो इसलिए उठाते हैं, कहते हैं कि इसके वजह से, भड़काऊ बयान की वजह से यहाँ पे आसपास समाज में दंगे फसाद होने की संभावना थी, इस कारण मैंने इसको उठा लिया, है ना। तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, थोड़ी ना कि तुमने सरकार को निकम्मी कह दिया तो सरकार तुमको उठा लेगी। तो तुम्हारे मूल अधिकार है, तुम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हो। ऐसा तुम्हारी सरकार शोषण नहीं कर सकती। अगर शोषण करेगी तो तुमको कौन बचाएगा? इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर ये स्वतंत्र ना होती तो क्या ये कर पाती? ऐसा नहीं कर पाती। जो सरकार कहती वही करती, होता ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो, तुमको एक एग्जांपल और देते, तुम कहती हो सरकार अधीन है। अभी आया तो तुम देखो, तुमने देखा होगा आधार कार्ड कब बनना स्टार्ट हुआ था? आधार याद है? अच्छा तुमने हाँ, ये देखो 2016 में तुमने सबने सुना होगा कि जब शुरुआत आधार कार्ड का था तो ऐसा कह दिया गया था हर जगह अब आधार कार्ड ही लगेगा, हर जगह लगेगा, है ना। तुम स्कूल जाओगे वहां भी आधार कार्ड लगेगा, तुम रेस्टोरेंट जाओगे वहां भी तुमको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। इवन तुम्हारे मोबाइल वाला तो याद ही होगा कि सिम में 30 मार्च तक अगर तुमने सिम में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपका सिम बंद कर दिया, सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, है ना। कंपलसरी कर दिया गया था। क्या ऐसा हुआ बाद में किसी के साथ?
नहीं हुआ। सब बहुत सारे लोग तब भी रह गए थे जिन्होंने नहीं लगवाया था, क्या उनके सिम बंद हो गए? नहीं बंद हुए, है ना। तो कोई भी तुम ज्यादा जोर दबाव देकर के तुम ऐसा कोई कानून नहीं लगा सकते। तुमने कह दिया कि आधार कार्ड है कंपलसरी हो गया, क्या होगा? आधार कार्ड इन्होंने कह दिया कि आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, होना ही चाहिए, हर जगह होगा। अब इससे क्या तुम्हारा नुकसान क्या था? हर जगह जाने से, हर जगह लगने से। आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक आईडी है, नहीं है? तुम्हारी सारी डिटेल है उसमें, लेकर के आंखों से हाथों की निशान तक सब है तुम्हारा उसमें। अब क्या होगा? उसमें कह दिया कि हर जगह ये लगेगा। तुम देश में कहीं भी जा रहे हो तुमको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, ऐसा कह दिया था, है ना। बैंक जाओगे तो, स्कूल जाओगे तो, हर जगह तुमको ये लगाना पड़ेगा। एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ भी तुमको दिखाना पड़ेगा। तो इससे तुम्हारा निजता का शोषण हो रहा था, है ना। तो 2017 में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कहा कि ये तो मेरी निजता का शोषण है। क्या है? निजता का हनन कर लिया गया मेरी, है ना। ये मेरी निजता का हनन है। कैसे? निजता क्या है? तुम्हारी निजता मतलब तुम्हारी प्राइवेसी, है ना। तुम कहते हो मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाएं हम आधार कार्ड? आधार कार्ड हम दिखाएंगे, इससे सरकार को पता लग जाएगा कि ये आदमी इस दिन आया था यहाँ दिल्ली, सारी डिटेल हो जाएगी। तो तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो गई। तुम नहीं बताना चाहते हो किसी को हम कहाँ गए, क्योंकि पूरे भारत में जाने की तुम्हारी स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है तुम्हारी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, कहीं रोक टोक है नहीं ना। तुम चाहते हो ये तो मेरा अधिकार है, हम कहीं भी जाएं, जरूरी थोड़ी ना कि हम सरकार को बता करके जाएं। तो ये तुम कहते हो हमारे निजता का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है। निजता का हनन किसमें दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अब इन्होंने कह दिया कि अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, सरकार हमारी सारी बात ट्रैक कर रही है। तो ये तो गलत है गलत कि नहीं है? तो ये हो गया बवाल। अब इसी बवाल पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बयान कि आधार कार्ड को बता दिया क्या है। आधार कार्ड बाकी की जितनी आईडी हैं, बाकी के पहचान पत्रों के बराबर ही है। क्या है? बाकी के पहचान पत्रों के बराबर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे तुम्हारी वोटर आईडी है, ये जैसी जितनी भी तुम्हारी आइडिया हैं, पहचान पत्र हैं, उनसे ज़्यादा बढ़कर आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। तो जैसे तुमको जगह जगह वो नहीं दिखाना पड़ता है, वैसे ही तुमको इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको ऐसा करने से तुम्हारा क्या होगा? निजता का हनन होगा, तुम्हारी प्राइवेसी का शोषण होगा, है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? ये वाला कि आधार कार्ड कोई स्पेशल नहीं है, ये लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जिस वाले बयान के आने के बाद में तुम्हारे फ़ोन में वो वाला कॉलर टोन बजना बंद हो गया होगा कि 30 मार्च के बाद में तुम्हारा सिम बंद कर दिया, सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, है ना। एक टाइम के बाद आना बंद हो गया। तो इसी के बाद हुआ था, जैसे ही ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ही आधार कार्ड की वैल्यू खत्म। अब ये जरूरी भी नहीं, पहले जरूरी हो गया था कि हर आदमी को बनवाना ही बनवाना है। अभी कोई जरूरी नहीं, तुम ना बनवाओ तब भी तुम्हारा काम चलेगा, है ना। पर फिर भी ऐसा है कि ज़्यादातर जगहों पे आधार कार्ड ही लग रहा है ना। तो बनवाना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे बात करें आलोचना वाली, तो आलोचना का भी तो तुम्हारा अधिकार है ना। तो तुम्हारा क्या है? ये आलोचना का अधिकार है। तो तुम खूब करो सरकार की आलोचना, करोगे नहीं करोगे? करो सरकार की आलोचना। सरकार तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगी? नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तुम्हारा क्या है? आलोचना का अधिकार है। खूब बनाओ, एक करा लो 200 रुपये का रिचार्ज फोन में, है ना। और क्या बना लो? एक फेसबुक आईडी बना लो, नहीं बना लो। एक ट्विटर आईडी बना लो, एक फेसबुक आईडी, एक ट्विटर आईडी। खूब सरकार की आलोचना करो कि मोदी जी दिन में 3 बार क्यों कपड़े बदलते हैं, है ना। एक जोड़ी कपड़े हमें दे दें, है ना, मेरे पास नहीं है। ऐसे तुम कह सकते हो नहीं कह सकते हो? मोदी जी दिन भर इधर उधर घूम, हाँ। वो तुम ये भी कह सकते हो कि मोदी जी विदेश भ्रमण के जाते हैं, अभी फिलहाल बंद कर दिया है ना। एक बार मुझे भी लेकर के चलें घुमाने के लिए, है ना। तो तुम ऐसे कह सकते हो, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अधिकार है, तुम बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुमको कहो, है ना। इसमें ऐसा थोड़ी ना कि तुम सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल दोगे तो सरकार तुमको उठा लेगी, ऐसा नहीं है। किस केस में तुम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये भी हमने तुमको बता रखा है। तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कब खत्म हो जाती है? आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तुम्हारे अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त कर दी जाती है ना। उस समय तुम्हारे केवल 2 ही अनुच्छेद रह जाते हैं, जो मूल अधिकार जो तुम्हारे 2 ही हैं वही बचेंगे, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 यही बचते हैं, बाकी जितने भी तुम्हारे मूल अधिकार हैं वो सारे
खत्म कर दिए थे। उस समय तुम नहीं कह सकते कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी, पता लगे चीन के साथ युद्ध बनना पड़ा है और तुम झंडा लेकर के आंदोलन करने पहुंच गए कि मोदी जी क्या करोगे, ये अग्निपथ वाला योजना स्कीम हटाओ, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं कर सकते, उस समय बहुत दूर जाओगे, है ना, गिरा करके लाठियाँ चलेंगी तुम्हारे ऊपर, उस समय तुम्हारी सुनी भी नहीं जाएगी। उस समय आपातकाल के दौरान तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय सरकार का मेन प्रायोरिटी क्या रहता है, अपना उस पर फोकस करना, युद्ध पे, कि तुम पे फोकस करें, है ना। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब मान लेते हैं तुम कहते हो हमारी तो कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, हम तो जाएंगे, है ना। गलवान घाटी में चीन से युद्ध चल रहा है, तुम कहोगे हम वहीं जाकर लाइव देखेंगे, तो फिर क्या होगा, धर लिए जाओगे लाइव, फिर तुम, है ना। तो ऐसे में तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे तुम्हारे मूल अधिकार इसमें भी हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक तुम्हारे मूल अधिकार है ना। उसी में से 20 और 21 को छोड़ करके, है ना, बाकी सारे तुम्हारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। केवल 2 ही बचते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। आप तुमको दिखाएंगे कैसे कैसे शोषण होना स्टार्ट हुआ है इन सब चीज़ों का। इतना स्वतंत्र कर दिया, जैसे तुम कहते हो कि स्वतंत्र नहीं है। अभी कहा तुम लोगों ने शुरुआत में ही कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, अभी तुमने बता दिया कैसे स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के लॉजिक दे दिया तुमको, अभी दिखाते हैं तुम्हारे वाले कैसे सही हैं, है ना। इतना छाप लो फिर तुम्हारे वाले लॉजिक को सही। देखो अभी तुमने देख लिया जितने भी सारी चीज़ें थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है। अब दिखाते हैं कि सरकारें न्यायपालिका का इस्तेमाल कैसे करती हैं, न्यायपालिका का इस्तेमाल करके हमारा शोषण कैसे करती हैं सरकारें, है ना। अब वो देख लेते, जैसे तुम लोगों ने कह दिया था कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उस पर सरकार का थोड़ा बहुत दबाव रहता है, वो देखने की कोशिश करते हैं कैसे दबाव रहता है। तुम देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट जानते हो, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जानते हो क्या कहते हैं इनको, CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, किसी को पता है? CJI की नियुक्ति कैसे होती है, बताओ कोई लोग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है? अच्छा, किसी को पता है इसको शपथ कौन दिलाता है? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, है ना। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, है ना। पर डायरेक्ट थोड़ी ना ऐसे ही राष्ट्रपति कहेंगे चलो आओ तुमको शपथ दिलाते चलते हैं, उसके पीछे कुछ होगा, है ना। नहीं, एग्जाम हुआ तो वो जज बनता है ना। उसी जज में से किसको चीफ जस्टिस बनाना है ना, उसके लिए प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही बनता है, पूरा उतना ही दे दिया वैसे, ऐसा नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, इसके लिए चुनाव नहीं होता, ठीक है ना। इसके लिए तुमको कॉलेजियम व्यवस्था तुमने सुना होगा, कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, एक तो उसके पहले जो रह रहा होगा वर्तमान में, जैसे अभी तुमको बदलना है, अभी शक्तिकांत दास है ना, तो इनको अगर तुमको बदलना है तो सबसे पहले तो तुमको इनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम्हारे देश में अगर सबसे मुख्य न्यायाधीश जिसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कौन रहेगा? न्यायाधीश में सबसे पावरफुल वही है। तो सबसे पहले तुमको तो उसकी तो राय लेनी जरूरी रहेगी, कंपलसरी है कि नहीं? तो जो वर्तमान में CJI है उसकी राय लेनी जरूरी है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसका तो तुमको राय लेनी जरूरी है। अब और कौन राय दे सकता है इस पर? न्यायाधीश बनाना है तो कौन जानेगा कि कौन न्यायाधीश अच्छा हो सकता है? वही न्यायाधीश ही बता सकता है। जैसे यहाँ पे हम नया टीचर ले आए तुमको पढ़ाने के लिए, तो तुमसे बेहतर हम बता सकते हैं कि कौन वाला टीचर तुमको तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। तो वैसे ही न्यायाधीश भी बता सकता है, उसको पता है कैसे न्याय की व्यवस्था चलती है, वो बता सकता है कि इनके लिए अगला कौन बेस्ट रहेगा। तो सबसे बेहतर तो वही है जो उस पद को संभाल रहा है ना। तो सबसे पहले तो यही देखेगा कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर आगे भी और देखेगा। 4 लोग और होंगे, अगर अकेले इसको कह देंगे तो फिर अपने पावर में आ जाएगा, फिर किसी को बना दे, किसी दिन मूड हो गया दूसरा बना दिया, है ना। तो क्या करेगा, इसके साथ में और 4 लोग होंगे। 4 कौन से होंगे? जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट समझते हो ना, सबसे ऊपर वाले में से 4, है ना, जिसको कहते हैं टॉप 4, है ना। तो एक तो ये निकल गया, 4 और टॉप 4 के लिए लिए जाएंगे, इनको मिला करके बनेगा कॉलेजियम, है ना। अब इस कॉलेजियम की सहमति पे, है ना, इसकी सिफारिश पे जिसका नाम आएगा वो कॉलेजियम, ये दोनों लोगों ने मिलकर मान लिया एक नाम दे दिया, जैसे शक्तिकांत दास का नाम आया, ठीक है ना। अभी शक्तिकांत दास हैं तो इनका नाम आ गया, RBI गवर्नर, जो भी है देख लेना, चलो, है ना। कौन, सब लोग देख कल बताना कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। तो अगर इन्होंने एक नाम दे दिया, ठीक है, एक नाम दे दिया कि ये
जाएंगे और अगली बार ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि बना दे डायरेक्ट? नहीं बना सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा पद हो जाएगा तुम्हारी न्यायपालिका में, सबसे बड़ा, हाँ पूरे इंडिया में सबसे बड़ा पद हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति के बाद देखा जाए इतनी पावर किसी के पास होती है तो सीजीआई है तुम्हारा। तो इसको ऐसे ही कोई बना नहीं सकता, उसको बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कौन है? राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी राष्ट्रपति। तो जाएगी ये सिफारिश किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? किसी को शपथ दिलाएंगे। क्या करेंगे? शपथ दिला देंगे, और फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा? सीजीआई बन जाएगा। ये सिस्टम होता है तुम्हारे यहाँ जो लगता है, पर ऐसा मोदी बाबा को पसंद नहीं आया। 2014 में जीते, मैंने कहा ये वाला सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? 2014 में जीते और 2015 में उन्होंने कहा कि यार ये व्यवस्था में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? देखो 2015 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि एक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, उसको उन्होंने नाम दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या नाम दिया? नियुक्ति आयोग, ये नाम दिया उन्होंने, ठीक है ना, NJAC, है ना। तो ये उन्होंने नाम दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो करे सीजीआई का चुनाव, ये बनाए सीजीआई को, ना कि ये कोलेजियम सिस्टम ऐसा वाला रहे, है ना। तो इसमें क्या था, ये अलग क्या था? इन्होंने कहा कि ये जो ठीक है, ये जो लोग हैं ये ठीक हैं, ये लोग करेंगे चुनाव, पर ये अभी कॉलेजियम सिस्टम नहीं हो जाएगा, अभी ये दूसरा हो जाएगा, इसको कहेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना। इसमें इनकी यही सिफारिश थी कि 2015 में जब ये आए तो इन्होंने कहा कि इसमें बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, पर एक आदमी की कमी इसमें खल रही है। हाँ, वो खुद होंगे, प्रधानमंत्री की कमी। कौन? इसमें किसको रखेंगे? जज बनाना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है, कौन होगा? मोदी जी को क्या लगा होगा कि ये आदमी भी, इसकी सिफारिश भी होनी जरूरी है? हाँ, खुद ही अपनी सिफारिश देंगे कि हमारी भी तो राय ले लो, है। तो उनके पास पावर आ जाएगी। इस पर बहुत विवाद हुआ था। अगर कोई भी चुना हुआ व्यक्ति इस पे आ जाएगा और ऐसे बड़े डिसीजन लेगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर सरकार को रहेगा, दबाव रहेगा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पे कि अगर हमने इनका कहा नहीं माना तो ये अगली बना देंगे, नहीं ना अभी आयोग अभी दूसरा बना देंगे, कहेंगे ये वाले बहुत दिन हो चुके हैं इनका, अब इनको हटाना चाहिए, है ना, दूसरा रखे देंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ये चल जाता तो क्या हो जाता, तब दबाव आ जाता तुम्हारी न्यायपालिका पे, है ना। क्योंकि तब वहाँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी सरकार के द्वारा भी चुना जाता है, क्योंकि इसमें एक आदमी सरकार का भी होना चाहिए। सरकार का आदमी कौन होगा? उन्होंने कहा कि ये जो है ये तो ठीक है, सीजीआई है, ये भी ठीक है, 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं ये भी होंगे, कहा ये भी हैं, पर एक आदमी मेरा भी जोड़ लो। वो एक आदमी मैं हूंगा या कोई दूसरा होगा? बताओ, दूसरा कोई होगा? नहीं। उन्होंने कहा कि विधि मंत्री को जोड़ लो इसमें। विधि मंत्री समझते हो? कानून मंत्री, है ना। कहा कि देखो हम तो हैं फकीर आदमी, कहीं भी झोला उठा के चल देंगे, हमें इतना क्या जानकारी कानून के बारे में। हमारे कानून मंत्री को ले जाओ, कानून मंत्री को कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी है, इसको ले जाओ, ये सही रहेगा जज बनवाने के लिए, है ना। इसको ले जाओ और इसको इसमें शामिल कर लो। तो कहा कि अब इतने लोग मिल करके तब बनाए सीजीआई तो थोड़ा सही लगेगा। वही तो, कानून मंत्री उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना। कोई भी बना देंगे, तुम जाओ समर्थन दे दो मोदी जी को, अच्छा खासा अगर तुमने समर्थन दिया और तुम मांग कर दो कि मुझे कानून मंत्री बनाओ अन्यथा हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, बन जाओगे तुम कानून मंत्री। भले ही तुमने हाई स्कूल फेल हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। वही तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम होना चाहिए, कानून मंत्री को भी इस कॉलेजियम में शामिल करना चाहिए। कब हुआ था ये? 2015 में। तो ऐसा इन्होंने कहा तो इस पर होने लगा बवाल, जनता विरोध करने लगी कि अगर ये कानून मंत्री इसमें एंट्री पा गया मतलब सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा। और पीछे वाले में मैंने अभी बताया था कि जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसमें कोई भी आदमी नहीं होगा कार्यपालिका या विधायिका का। पर ये तो आ गया विधायिका का ही है, विधायिका का है तो सीधे कार्यपालिका का आ गया, है ना। उसमें भी कैबिनेट का आया है ना, सीधे सरकार से संबंधित है ये आदमी। तो ऐसे में तो फिर हमारा शोषण होना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, सरकार ने कोई ऐसा कानून पारित किया कि जो जनता के हित में नहीं है,
अब ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनरीक्षण वाला अभी हमने देखा था, न्यायिक पुनरीक्षण ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। तो उसके पास तो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो वो कर देगा पुनरीक्षण, अपना करेगा, चेक करेगा, ये वाला तो सही नहीं है, वो हटा देगा तुरंत, कहेगा ये वाला कानून खत्म होना चाहिए, निरस्त, है ना। अब सरकार को लगेगा अरे हम ही बनाए थे, हम ही से, हमारी बिल्ली हम ही से में हो, है, तो क्या करेगा? जाओ कानून मंत्री, जाओ और क्या करो, इनको पहले हटाओ यहाँ से, अपना वाला आदमी लगाओ यहाँ पे, है ना। तो ऐसे में क्या होता? शोषण किसका होता? जनता का। तो ये वाला सिस्टम गड़बड़ हो गया। अब इसको खत्म कौन करेगा? इतनी पावर किसके पास होती है? क्योंकि ये तो कानून बना के वहां से संसद से पास करा के भेजे थे, है ना। इसको राष्ट्रपति के पास पावर कहाँ है? जो प्रधानमंत्री कह देगा तो कहाँ कर पाएंगे कुछ भी, और फिर तो वो पास करा के ले गए हैं संसद से। तो इसको कौन खत्म करेगा? इसको यही खत्म करेगा। सबसे ज्यादा पावर किसके पास आ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। खारिज कर लो या निरस्त कर लो, है ना। इसको क्या कर दिया? इसको इस वाले सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया। तो ये वाली जो तुम्हारी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये यहीं पे ठप हो गई। ये आगे बढ़ी नहीं। अगर ये बढ़ जाती तो तुम्हारा शोषण होना लाजमी हो जाता। मोदी जी को फिर कृषि कानून वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती? फिर नहीं पड़ती। फिर चाहे जो कानून बनवा देते, फिर उसमें क्या वो तुम्हारा वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता, न्यायिक पुनरीक्षण वाला, वो चला जाएगा। कोई करेगा ही नहीं। किसको? अपनी अपनी नौकरी सबको प्यारी है ना। कोई करेगा ही नहीं इनके खिलाफ, कोई भी एक्शन लेगा ही नहीं कुछ। तो क्या होगा? शोषण होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हा? राष्ट्रपति एक ऐसा ये संवैधानिक पद है, इसको साइन करना केवल, बस इसके नाम से जाएगा। जैसे क्या होता है, तुम्हारे घर में बहुत सब लोगों ने मिलकर के पैसे खूब कमाए हैं, ठीक है ना, उसको तुमने एक बैंक में डाल दिए। अब उस बैंक का जो तुमने अकाउंट होल्डर है वो तुम हो। चेक जब भी बनाओगे तब तुम्हारे साइन होंगे, पर उस पर अकेले अधिकार तुम्हारा नहीं है। सबने पैसे जमा किए हैं उस अकाउंट में, है ना। तुमको साइन करना तुम्हारी मजबूरी है। अगर किसी को जरूरत लगती है तो साइन करना तुम्हारी मजबूरी है। तुम मना नहीं कर सकते उसको, वरना पीट के मारे जाओगे वहीं, है ना। घर में अगर तुमने बहुत सारे सब लोगों ने, मम्मी ने भी, पापा ने भी, भैया ने भी, सबने मिल करके पैसे जमा किए हैं, तो भले ही तुम्हारे अकाउंट में जमा है पर अधिकार उनमें सबका है। साइन तुम्हारे केवल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें सब सारे तुम्हारे अकाउंट में तो सब पैसे तुम्हारे हो गए, सब कुछ नहीं है ना। तो वैसे ही राष्ट्रपति का भी तुम थोड़ा समझ लो कि इनको केवल साइन करना है। सबसे ज़्यादा पावर इनके पास है, क्योंकि अकाउंट तुम्हारा है तो पावर तुम्हारे हाथ में है। पर इसका वास्तविक मतलब ये थोड़ी ना कि तुम वास्तविक में तुम्हारे पास पावर। हाँ, बाकी कौन बाहरी है इसमें? ये बाहरी, इसमें बाहरी कहाँ? यही तो बनेंगे, तुमको पता है इसमें। ऐसा थोड़ी ना होगा। ये राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पे। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मना कर दे। हाँ, उसकी लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता कुछ, है ना। वो तुमको हम बता भी रखे थोड़ी बहुत, ये वाली आगे बता देंगे। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे तुमको ये सारी चीजें। तो राष्ट्रपति के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ना करे। जो इस राष्ट्रपति को सीधे सीधे बताया गया है कि इस कॉलेजियम व्यवस्था ने जो भी चुन करके भेजा है व्यक्ति, उस पर तुमको साइन करना ही है। उसको बस तुमको शपथ दिलानी। साइन करने का मतलब क्या? उसकी खोपड़ी पे लिख देंगे कि ये बन गया सीजीआई है, ऐसा तो होगा नहीं। क्या करना है? उसको शपथ दिलाना है। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? ऐसे लेकर के संविधान अपना आगे आगे पढ़ते रहेंगे। हम ऐसा संविधान की शपथ दिलाएंगे, ऐसा वो आगे आगे पढ़ेंगे, पीछे पीछे कौन दोहराएगा? जो नया सीजीआई बनेगा, साथ साथ में वो भी शपथ लेगा। तो ऐसा शपथ दिलवाएंगे। बाकी इतना ही काम है राष्ट्रपति का, और इसमें कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना। क्या था? न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन। इतना बड़ा तुम याद करने के चक्कर में ना पड़ो, सीधे सीधे याद करना जुडिशियल रिव्यू, है ना। जैसे कोई मूवी आती है उस पर रिव्यू दे सकते हो, अच्छी है खराब है कि नहीं। वैसे ही अगर कोई कानून बनता है उस पर रिव्यू कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट, कि ये अच्छा है या नहीं है ना। तो कोई भी कानून बन जाता है ना। कानून बनेगा, है ना, उसको लागू, कानून बनाएगा कौन? कानून कौन बनाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट खींचते। कानून कौन बनाएगा? कार्यपालिका, संसद नहीं, कार्यपालिका, है ना। कानून बनाएगा कार्यपालिका, और फिर क्या होगा? उसको लागू कौन करेगा? हाँ, इसको बनाएगा कौन? विधायिका, है ना। लागू कौन करेगा? कार्यपालिका, है ना। अगर मान लेते हैं कोई गलत कानून बन गया गलती से, है ना, कोई भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट को लग जाता है कि ये वाला कानून गलत है, तो इसका पुनरीक्षण कौन करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट करेगी, न्यायपालिका करेगी, है ना।
न्यायपालिका करेगी इसका पुनरीक्षण, है ना। अगर उसको लग जाता है कि ये गलत है तो क्या कर देगी, निरस्त, खत्म, टाटा बाय बाय। इसी को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो ज़्यादा पावर किसके पास आ गई, सारी पावर किसके पास चली गई, पावर किसके पास हो गई, न्यायपालिका के पास, है ना। न्यायपालिका से ज़्यादा पावर है क्या किसी के पास, नहीं, है ना। पर हमने तुमको एक बार कहा था, तुमको याद होगा अगर, कि हमने कहा था न्यायपालिका से भी ज़्यादा पावर संसद के पास है। अब वो कैसे है, वो ऐसे है कि न्यायपालिका जिन कानूनों के आधार पे बात करती है, वो कानून कौन बनाता है, वो संसद बनाती है। तो दोनों में तुम ज़्यादा पावरफुल की बात कर ही नहीं सकते। कभी मान लेते कोई कानून ऐसा बना दिया, वो पसंद नहीं आया इसको, तो ये हटा सकते हैं, और जिस बेस पे हटाएगी कि ये वाले इस हिसाब से वो वाला कानून हटा देगी, है ना। तो दोनों क्या है, टॉम एंड जेरी वाला है, कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है ना। तो इसमें तुम ये ऐसा नहीं कह सकते। तो न्यायिक पुनर्विलोकन समझ में आ गया, जुडिशियल रिव्यू, है ना, कि कोई भी कानून बनेगा उस पर वो रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, अपने आप चेक कर सकता है कि ये सही है या नहीं। ये इस पर पुनरीक्षण होगा, हाँ, उस पर भी हाँ वही करेगी, हाँ, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इनका साइकिल है पूरा, वो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया पुनरीक्षण क्या है, इतना समझ में आ गया। और हम देख लेते हैं, अगला हमने लिखा था यहाँ पे, अमेरिका आज खत्म ही कर देते हैं, अमेरिका को ख़त्म कर दें, फसाद ही खत्म हो जाए, है ना। अमेरिका को ख़त्म कर दो, पूरा झगड़े फसाद की सगरा फसाद खत्म हो जाएगा। अगर अमेरिका ख़त्म तो जान लो दुनिया में लड़ाई दंगा खत्म। अगला क्या था, यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। इसमें क्या है, अच्छा इसको तीन चीज़ें हैं, जैसे हमने एक और चीज़ देखी थी, तीनों चीज़ें लिख ले, तीनों एक साथ समझा देते हैं, तीनों एक जैसी मिलती जुलती हैं, है ना। एक तो है यथोचित विधि प्रक्रिया, और एक क्या था, विधि का शासन, ये उसमें था। विधि का शासन किसमें, कहाँ से लिया था हमने, ये हमने ब्रिटेन से लिया था, भारत शासन 1935 से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, कहाँ से लिया था, हाँ। तो एक तो हो गया विधि का शासन, एक हो गया यथोचित विधि प्रक्रिया, एक जैसा लग रहा है ना। और एक और है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। ये वाला हमने लिया था ब्रिटेन से, कहाँ से लिया था, ये ब्रिटेन से लिया था। ये वाला हमको पता है ये अमेरिका से लिया है, यूएसए से, है ना, ये तो अभी पढ़ ही रहे हैं, अमेरिका ही वाले तो पढ़ रहे हैं। और ये वाला हमने लिया जापान से। तीनों एक जैसे हैं, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ ही लेते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन वाला किसमें था, है ना। अब तीनों में देखो, इसमें कहता है विधि का शासन, ये कहता है कि सबसे ज़्यादा पूरे देश में शासन किसका होगा, किसी सरकार का नहीं, कानून का शासन होगा। किसका शासन होगा, कानून का, क्योंकि सरकार भी जो शासन करती है उन्हीं कानून के अंतर्गत ही करती है, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये हमने ऐसा वाला सिस्टम ने कहाँ से लिया है, ये ब्रिटेन से लिया। इसी को कहते हैं विधि का शासन। विधि मतलब क्या होता है, कानून, है ना। तो कानून का ही शासन रहेगा, है ना। जैसे तुम देखते हो पुलिस का पूरा शासन रहता है, कहते नहीं पुलिस प्रशासन, कहते नहीं पुलिस प्रशासन, तो उसका मतलब यही है कि कानून का ही शासन रहेगा। अच्छा, यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है, मान लेते हैं कोई कानून बना, है ना, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका मोटिव चेक किया जाएगा, है ना। कानून बनने का मोटिव चेक किया जाएगा, क्या होगा, हाँ, मोटिव चेक किया जाएगा। मोटिव को क्या कह सकते हो, मंशा, है ना, मंशा परीक्षण, मंशा परीक्षण कह सकते हो। तो इनका मंशा परीक्षण किया जाएगा। जैसे कोई भी कानून बनेगा उसमें ये देखा जाएगा कि ये जनता के लिए उचित है या नहीं, है ना, ये जनता के लिए सही है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि जनता का शोषण करेगा ये कानून। तो ये वाला क्या रहेगा, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये विधि की प्रक्रिया को देखेगा कि जो कानून बन रहा है उसकी प्रक्रिया, उसकी मंशा ठीक है या नहीं है ना, उसका मोटिव कैसा है, कानून जो भी बनेगा उसका मोटिव क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जनता का ही शोषण करने लगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यथोचित विधि प्रक्रिया। अच्छा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें क्या है, हाँ, इसमें देखा जाएगा जो तुम्हारा कानून है ना, इसके बनने का प्रोसेस चेक होगा, है ना। कानून बनने का प्रोसेस, कानून बनने का प्रोसेस तुमको बता चुके हैं पिछली क्लास में। क्या है कानून बनने का प्रोसेस, या तो लोकसभा में आए पहले बिल, है ना, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, है ना, बन गया कानून।
ऐसे ही तो बनता है। ऐसे भी हो सकता है पहले राज्यसभा में जाए, बाद में लोकसभा में जाए, फिर प्रेसिडेंट के पास जाए, है ना, फिर भी बन गया कानून। पर मोदी जी कह दे नहीं, राज्यसभा में हमारा समर्थन नहीं है, हम लोकसभा में पास करा लिए, सीधे भेज दो प्रेसिडेंट के पास, है ना, तो वो कानून नहीं बनेगा। तो ये वाला कानून का प्रोसेस कौन चेक करेगा? हाँ, ये यही वाला जो प्रोसेस चेक करने वाला जो सिस्टम तुम्हारा है, यही क्या कहलाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। तो जापान वाले लोग इन सब चीज़ों को लेकर के ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। जापान में अभी शिंजो आबे की हत्या हो गई, तुमको पता है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना। भारत के साथ में उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, है ना। हाँ, भारत के पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है ना। तो उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे। वहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेड था नहीं कि कोई वहाँ पे गोलीबारी करके कोई नेता को मार देगा। वहाँ पे गोलीबारी पूरे साल में मैक्सिमम 10 केस आते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ हर रोज़ 10 से ज़्यादा केस आते हैं किसी की हत्या के। वहाँ पे साल में आते हैं 10 केस। तो उनके लिए एकदम शॉकिंग था कि हो कैसे गया। वहाँ हथियार लोगों के पास होते ही, लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हाँ, वो भी पूर्व पीएम को, है ना, जिसको पूरी जनता चाहती, उसने उसको वो हारा नहीं है, उसने छोड़ा है अपना पद। हमारे यहाँ क्या होते हैं, यहाँ बूढ़े हो जाते हैं लोग, उसके बाद भी वो हाँ चुनाव लड़ लेंगे कि एक बार उनको लगेगा कि मरेंगे तो गद्दी बैठ के मर जाएं। वहाँ पे उसने कहा कि अब हम थोड़े बूढ़े हो गए हैं, अब हम अपना पद छोड़ें, जबकि जनता का पूरा समर्थन था। जब से था वो, तब से हारा ही नहीं था कभी। और उसने जिस आदमी को खड़ा किया वो आदमी जीत गया। अपने मित्र को खड़ा किया उसने, अपने को हटा करके अपने दोस्त को खड़ा किया, अपने दोस्त को जिता भी दिया, है ना। तो ऐसे लोग वहाँ पे होते हैं, वो होते हैं। अगर तुमको देश प्रेम सीखना है ना, तो तुम जापान से सीखो। ऐसे लोग होते हैं। पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो तुम्हारे टीचर लोग बताते थे कि जापान में ऐसे लोग होते हैं कि वो सुई धागा ले करके चलते थे। ट्रेन में अगर उनको अपने ट्रेन की सीट फटी मिल जाएगी या बस की सीट फटी मिल जाएगी तो वो सिल देते थे। और हमारे यहाँ ब्लेड लेके चलते हैं, है ना। ट्रेन में जाएंगे तो पंखा खोलने की व्यवस्था लेके जाते हैं कि एक रिंच होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, पंखा खोल के बैग में रख लेंगे, है ना। और कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, है ना। देशभक्ति सीखनी है तो जापान से सीखो, है ना। तो ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। वहाँ पे ये सब शिंजो आबे की हत्या होना बहुत ही शॉकिंग था। वो लोग, अगर हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो तुमको अगर नया स्टार्टअप चालू करना है, कोई भी तुमको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप है तुम्हारा, उसके लिए लाइसेंस बनवाने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तुम गन बनवाने का लाइसेंस लेने जाओ, आसानी से बन जाता है, 50,000 रुपये तुम घूस दे पाओ, बन जाएगा, है ना। पर स्टार्टअप के लिए तुमको बहुत ज़्यादा प्रोसेस लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये कार्यालय, इनके साइन, वो फाइल ये कराना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए कुछ नहीं तुमको कराना है, आसानी से बन जाती है। पर यहाँ लाइसेंस बनना बहुत मुश्किल था। उस आदमी जिसने मारा है उसने घर में बनाई थी वो गन उसने घर में बनाई है, ठीक है ना। तो ऐसे ये देशभक्त लोग होते हैं, है ना। तो ये मोटिव चेक, वो कानून का पूरा प्रोसेस चेक करेंगे कि ये कैसे बना, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई, वो होती है देशभक्ति। तो ये प्रोसेस पूरा चेक किए हैं तब जाकर के बना। अमेरिका वाले ये थोड़ा मोटिव देख लेते हैं, है ना, कि लोगों का हनन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वही क्या लेकर मूल अधिकार लेकर के भिड़ जाएंगे वो कि हमें मूल अधिकार चाहिए, है ना। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मोटिव। अच्छा, ब्रिटेन वाले शासन की बात करते हैं। उनके पास अच्छे कानून थे, इसीलिए उन्होंने 200 साल हम पे राज किया, है ना। उनके पास कानून अच्छे थे, तो वो कहते हैं कानून का शासन होना चाहिए। तो ऐसे ब्रिटेन को याद कर सकते हो कि ब्रिटेन वालों ने क्या दिया, कानून की शासन की व्यवस्था दी। अमेरिका वालों को डर है कि वो मूल अधिकार की बात करेंगे, इसलिए अच्छे कानून होने चाहिए, मोटिव चेक होना चाहिए। और जापान वाले देशभक्त हैं तो कहते हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बने तो एक विधि के हिसाब से बने, एक प्रोसेस होना चाहिए, उस प्रोसेस के हिसाब से बने, ऐसा नहीं कि कुछ कैसे भी बन गया। ये सारी चीज़ें देखनी। तो तीनों अलग अलग समझ में आ गए, तीनों एक साथ इसलिए बता दिया कि तुमको समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया। तो अमेरिका ख़त्म यहाँ से, अमेरिका से जो हमने लिया है वो सब खत्म यहाँ से, है ना। फिर आगे हम देखेंगे आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो भी हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। इतना छाप लो।